अस्सलाम वालेकुम। पावर सेक्टर और बिजली के नर्ख ये आजकल वो इशू है जो पिछले कई सालों से 2-3 साल से पाकिस्तानी कौम को बहुत परेशान कर रहा है, और ख़ास तौर पर जब कैपेसिटी पेमेंट्स ये सी पैक के नीचे जो प्रोजेक्ट्स हमने लगाए वो उसमें तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ तो परेशानी और बढ़ गई। पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहा, पाकिस्तानी अवाम इस काबिल नहीं रहे कि वो बिल अदा कर सकें, और पाकिस्तान का बजट इस काबिल नहीं रहा कि वो 2-2.5 हज़ार सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स कर सके 1 मेगावाट बिजली खरीदे बगैर। तो ये एक मुश्किल है जिसका आज हल निकालने की जानब पहला कदम बढ़ाया गया है। हल अभी काफ़ी दूर है, लेकिन पहला कदम 5 IPP से मंसूबे जो हैं उनको कैंसिल करके किया गया, जिससे सालाना बुनियादों के ऊपर 411 अरब रुपए की बचत होगी। इसकी तफसील क्या है, कौन से मंसूबे हैं और कितने मेगावाट उनकी पैदावार थी, सिस्टम से वो निकाल के पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होगा, और मज़ीद कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम कैपेसिटी पेमेंट्स देना बंद करके टेक एंड पे पे जाएंगे, उनके इन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत है वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब। शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि बहुत अरसे से दावा किया जा रहा था कि बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी, तो आज पहला छोटा कदम है लेकिन पहला कदम आज ले लिया गया है। थोड़ी तफसील बता दें कि इन 5 मनसूबों के नाम क्या हैं और मजमूई पैदावार इनकी कितनी थी जिनको आप कैंसिल करने जा रहे हैं। जी शुक्रिया नदीम भाई, मुबारकबाद तो आवाम को हो, प्राइम मिनिस्टर साहब को हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हो, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर टास्क फोर्स के हैं, हमारे SAPM हैं मोहम्मद अली साहब, पूरी एक टीम की, हमारे जो नौजवान जिन्होंने वो नेपरा से आके, CPPA से आके, PPIB से आके, मुख्तलिफ इदारों से आके इस सेल के अंदर दिन रात मेहनत की, हमारे इन्वेस्टर्स को मुबारक हो जो इन IPP के मालिकान थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उन्होंने मेहरबानी करके अपनी बाहमी हमारी जी एग्रीमेंट के साथ इन चीज़ों को किया, वरना कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए कोई और तरीका नहीं था और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई हल नहीं निकलता। तो हमने कोशिश की है कि हम हमारा एक जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको भी सस्टेन करके उसकी सैंक्टिटी को रखें। तो ये 5 मंसूबे, एक एटलस का है, एक सबा है, एक लाल पीर है, हबको है और एक राउश है। इसमें से 4 फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं और एक LNG का प्लांट है। और ये वो प्लांट्स की कैटेगरी है जो हम जब वजारत में आया था तो पहले दिन से हमने काम शुरू किया ये देखने के लिए कि कौन से प्लांट्स हमें बिल्कुल सिस्टम में ज़रूरत नहीं है, ना डिमांड की लिहाज से ज़रूरत है और ना सिस्टम की जो जी टेक्निकल ज़रूरियात होती है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के लिए मुख्तलिफ जगहों पर प्लांट्स ऑन करने पड़ते हैं। इन 5 मंसूबों की तो मजमूई प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी, कितने मेगावाट कैपेसिटी के हैं ये 5 मंसूबे? तकरीबन 2400 कुछ मेगावाट के करीब हैं सर। और हम इनको कितनी सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स अदा कर रहे थे अभी तक? हमने इन्हें तकरीबन जी 70 अरब रुपए के करीब, तो आपके ऊपर जो बोझ सालाना अभी भी दे रहे 60 से 70 अरब रुपए का कम आएगा। जी हाँ, और आइंदा भी देते। तो अब आप इन 5 मंसूबों को क्या करेंगे? की डेट थी। ये जब आपने बंद कर दिया इन 5 मंसूबों को, इनकी बिजली बननी बंद हो गई, तो ये इनकी प्रोजेक्ट मशीनरी उनका क्या होगा? ये मंसूबों का क्या बनेगा, मुस्तकबिल क्या है इनका? ये हमारी ओनरशिप नहीं है सर। इनमें से 4 मंसूबे हमारी ओनरशिप नहीं है। जो बंद करेगा, जो मालिक है, जो मर्जी करना है उसके साथ करे। जो 5वां मंसूबा है राउश, वो BOOT की बेसिस के ऊपर था, तो वो हमें दिसंबर के एंड तक हैंड ओवर हो जाएगा वापस, और हम फौरी तौर के ऊपर उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दे के फारिग कर देंगे जी, बेच देंगे। ठीक है, ये तो एक बड़ा स्टेप है जो आपने ले लिया। दूसरा बड़ा स्टेप जिसकी तरफ हम आपसे अभी आस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिनको आप ढेरों कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, CPEC के प्रोजेक्ट 700 अरब रुपया सालाना, उनको आपने डेट रीप्रोफाइल करना है, वो खुशखबरी आप कब तक देंगे? जी नदीम भाई, मेरा ये एक मोहतात अंदाज़ा था, मैंने ज़्यादा बात नहीं की उसके ऊपर, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात की, कि हमारी SCO की इस समिट के ऊपर जब चाइनीज़ हमारे गेस्ट आ रहे थे तो उनकी मौजूदगी में, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, 5 या 6 जो प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के 8-10 में से, उन लोगों के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग के ऊपर हमारे MOUs शायद साइन हो जाते। लेकिन जो कराची का एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जहां 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स एक पावर प्लांट के अंदर काम करने वाले मारे गए,
उसकी वजह से ये नेशनल हमारी कॉज को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और उसमें शायद कुछ डिले आए, लेकिन हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं और जो वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेट रीप्रोफाइलिंग को ज़रूर करने के अंदर काफ़ी सीरियस हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगज़ेब साहब इसको लीड कर रहे हैं, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि अल्लाह ताला हमें इसमें भी कामयाब करेगा, जिसका तकरीबन 3 रुपये जी 75 पैसे अगर तमाम सी पैक के प्रोजेक्ट्स डेट रीप्रोफाइल हो गए तो 3 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट के आसे पासे पर यूनिट की कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगा उसमें। ठीक है, 18 ऐसे मंसूबे शायद आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे जिनको आप टेक एंड पे पे ले जाना चाहते हैं, नो कैपेसिटी पेमेंट्स। वो मंसूबे कौन से हैं और वहाँ पे प्रोग्रेस क्या है? सर नाम तो मैं इस वक्त एग्जैक्टली सबका नहीं नाम लूँगा, लेकिन जितने भी उसके अलावा मंसूबे हैं इन चाइनीज़ के सी पैक और जो 5 हो चुके हैं, इनके अलावा 2 बेसिक कैटेगरीज हैं सर। एक वो हैं जो हुकूमत पाकिस्तान यानी सरकार ओन करती है, उनको GPPs कहते हैं, जिसके अंदर जेनकोस भी हैं, RLNG के प्लांट्स भी हैं, हमारे 2 बड़े हैं, और आपके उसके अलावा आपके न्यूक्लियर प्लांट्स भी हैं। प्लांट्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, इनकी डेट और डेट सर्विसिंग वगैरह तो ज़ाहिर है पे ऑफ करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी की इक्विटी है उसका एक रिटर्न उनको मिलता है, जो उस रिटर्न को हम रैशनलाइज करके और अगर उनको बेयर मिनिमम तक ले आए और वो दोबारा उस रिटर्न को इक्विटी के तौर पे इंजेक्ट ना करते रहे अपने नए मंसूबों के अंदर जो अब ज़रूरत नहीं है, तो हम समझते हैं कि तकरीबन को 1 रुपये 40 पैसे के करीब उस ROE का भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये जी 70 पैसे आ गया, 3 रुपये 75 पैसे डेट रीप्रोफाइलिंग से उम्मीद है 1.5 रुपये के करीब आपकी ROE जो गवर्नमेंट की वो उससे कमी आएगी, और फिर आपके बाकी सारे प्लांट्स हैं जो विंड है, सोलर है, उसके अंदर तो विंड और सोलर में तो कैपेसिटी पेमेंट होती नहीं है, वो एनर्जी कॉस्ट होती नहीं है, सारी कैपेसिटी पेमेंट के तौर के ऊपर ही समझी जाती है। तो वो हमें उम्मीद है कि उसमें भी बहुत रूम O&M के अंदर और रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर बहुत एक अच्छा रूम अवेलेबल है, जो हम अपने दोस्तों और इन्वेस्टर्स को गुजारिश करेंगे एक एक प्रोजेक्ट को देख के कि आप भी मेहरबानी करके इसको रैशनलाइज करें, ताकि पाकिस्तान का पावर सेक्टर का बट्ठा ना बैठ जाए और आपका मुस्तकबिल सिक्योर हो। अच्छा लगारी साहब, आपने आज जिक्र किया कि 10 रुपये के करीब आप ओवरऑल टैरिफ में रिडक्शन जो है वो इन सारे मंसूबों की तकमील के साथ, ये जो आप रैशनलाइज कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न और सी पैक के टैरिफ उनका डेट रीप्रोफाइलिंग के नतीजे में, ये सारा कुछ करके 10 रुपये की बचत आ जाएगी फ़ी यूनिट। लेकिन एक इशू जो मैंने बहुत सारे IPP से भी बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना नाकस है, जिसमें इतनी बिजली के लॉसेज हैं, बिजली की चोरी है, बिजली की तारें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम है उसके अंदर लीकेजेस हैं, तो इसको ठीक करना तो आपका काम है, उसके नतीजे में काफ़ी बड़ी बचत हो सकती है, उस पर हम काम क्यों नहीं करते? नदीम भाई, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, ये चीज़ें सामने आती जाएंगी। मैं 6 महीने से पाकिस्तान की आवाम को बार बार कह रहा हूँ कि ये गलतियाँ हैं जो अभी आप फरमा रहे हैं। अब ट्रांसमिशन की लाइंस के ऊपर क्या काम हुआ है वो भी मैं आपको उसका जो कारकर्दगी एक हम्बल है हुकूमत की वो बता देता हूँ। 4 बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं पाकिस्तान की जिसकी वजह से ट्रांसमिशन सिस्टम में, जिसकी वजह से 2-1 रुपये फ़ी यूनिट की कमी आ सकती है। वो क्या है, लेकिन वो मीडियम टर्म है। मैं 8 से 10 रुपए की जो बात कर रहा हूँ वो चंद महीनों की बात है, 1 साल से कम की है। ये जो भी अभी आपको मैं जो आपने जिक्र किया ट्रांसमिशन का, ये तकरीबन कोई 2 साल की प्लानिंग है। इसके अंदर 4 प्रोजेक्ट्स हैं। रहीम यार खान मटियारी की लाइन है ट्रांसमिशन की, जिसके बगैर आए हुए बगैर पूरा 4000 मेगावाट हम लोड सेंटर्स में नीचे साउथ से भेज नहीं सकते। रिएक्टिव पावर है जो इक्विपमेंट होता है, लगाना होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम और ज़्यादा सस्ती बिजली को शिफ्ट कराने के लिए। बैटरी स्टोरेज है जो आपकी विंड की पावर बन रही है लेकिन हम उठा नहीं सकते जंबीर के इलाके से, वो है। और चौथा उसके अंदर गाजी बरोता फैसलाबाद की लाइन है जिसने दासू
की जो बिजली है वो ऑनलाइन जैसी आएगी उसको भी लेके आना है, और वैसे भी हाइडल पावर को ज़्यादा लोड सेंटर की तरफ लेके आ सकती है। इन चारों की कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट हमारे पास नहीं थी। सेक्रेटरी ईएडी आज चीमा साहब ने बहुत इसके ऊपर मेहनत की, डेवलपमेंट पार्टनर से बात किया, उन्होंने कहा तुम्हारा ट्रांसमिशन सिस्टम का जो एनटीडीसी है ये इस काबिल ही नहीं है जो प्रोजेक्ट्स को रोल आउट कर सके, बहुत देर हो जाती है इनकी। हमने एनटीडीसी को रिवैम्प करने की नए बोर्ड लेके आए, डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ बैठे, और आपको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत करीब हैं 2 से 2.5 अरब यूएसडी डॉलर की डेवलपमेंट पार्टनर से कंसेशनल फाइनेंसिंग करवाने के लिए, जो किसी भी आईपीपी मोड से ज़्यादा सस्ता और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम होगा। तो मैं आपको वो भी खुशखबरी इंशाल्लाह जल्द 1-2 महीने के अंदर दूंगा, जहां इन 2-2.5 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग सिक्योर करके हम इन ट्रांसमिशन लाइन की पूरी कंस्ट्रेंट्स को 2 साल के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वर्ल्ड बैंक और एडीबी से फाइनेंसिंग लेके आप ये जो वर्ल्ड बैंक और एडीबी से फाइनेंसिंग लेकर आप इन ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से लेकर। वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जीआईजी है, केएफडब्ल्यू है, मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, वो इसको हमने पिच किया है इन प्रोजेक्ट्स को। और आईपीपी मोड में जाने से बहुत बेहतर है कि हम इस लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का फ़ायदा उठाएं और अपने इस सेक्टर को करें। तीसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जी नदीम भाई। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, आपको खुशी होगी कि पहले 3 महीने के अंदर आज मैंने सारा स्टॉक लिया है। हमारी जो बड़े नुकसान करने वाली कंपनीज थी, लाहौर की थी, मुल्तान की थी, और जो सिंध वाले हैं उनमें ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई क्योंकि वहाँ हमने बोर्ड्स चेंज नहीं कर सके। लेकिन बाकी कंपनीज जहाँ हमने बोर्ड्स चेंज कर लिए हैं, वहाँ आपको इस क्वार्टर के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो पिछले साल का नुकसान था उससे खातिर खा कम नुकसान हुआ है। और इस साल हमारा नुकसान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए जो हमने नुकसान को बजट किया हुआ था उससे हमारी बहुत परफॉर्मेंस इंशाल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी की और उसका जी करम हुआ तो बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। और उसका ट्रेंड सामने आ असल तो चुका है। डबो रही थी जनाब, हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और पेशावर आपको डबो रही थी ना। आपने हैदराबाद को ठीक किया ना आप पेशावर ठीक कर सके। कोयटा के बड़े लॉसेज हैं, तो इसके बाद 5 कंपनीज डबो रही है आपको जी, 5 कंपनीज आपको बहुत ज़्यादा डबो रही हैं। कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, सखर और लाहौर और मैपको। लाहौर और मैपको के अंदर बहुत बेहतरी आई है। पेशावर इज़ नॉट टू बैड, पहले से अपने आप को मेंटेन कर रहा है, उसमें बदतरी नहीं आई। हालांकि वो बाय फोर्स वो ग्रिड स्टेशंस ऑन करते रह गए हैं जिसकी वजह से 2-2.5 अरब रुपए का हमें मज़ीद एक नुकसान हुआ है, लेकिन उसको भी हम एब्जॉर्ब कर गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद और सखर की कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एट ऑल, और उसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इस साल के अंदर क्योंकि हुकूमत के पास ही रहेगा तो उसका नुकसान पहले से मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि कम होगा। लेकिन इसकी प्राइवेटाइजेशन भी हम 3 या 4 कंपनीज़ की अगले साल के एंड तक इंशाल्लाह कर चुके होंगे। तो ये भी हमारे रिफॉर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी तरफ हम फुल स्पीड के साथ रवां दवा हैं इस वक्त। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको माजी करीब में कोशिश की गई थी कि हम कतर से या यूएई से बात करें और कोयले वाले प्रोजेक्ट से पंजाब में लगे हुए 1-2 और मंसूबे थे, इनको प्राइवेटाइज कर दें, बेच दें उनको। क्या वो भी कोई पेशरफ्त है कि आप इन प्रोजेक्ट्स को बेच दें? नहीं, उस किस्म की कोई पेशरफ नहीं है। अलबत्ता हम अपने जो जनरेशन कंपनीज जो गवर्नमेंट खुद ओन करती है, गुड्डू और जी नंदीपुर, इन 2 प्लांट्स को हम इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन की तरफ फुल पुश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और वो भी 1-1.5 साल के अंदर बिक जाने चाहिए इंशाल्लाह। अवैस लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वफाकी नहीं, कामरान कमाल साहब सीईओ हब को हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर है कि हब को ये जो प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं
इनके नतीजे में हमारा पावर सेक्टर बैठ गया है। इसमें सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा बोझ तो उन्हीं का बताया जाता है कि 700 अरब से ज़्यादा हम उनको दे रहे हैं। फिर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल करने वाली खुद है, लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद शायद IPPs के ऊपर आ रही है। आज 5 मनसूबे सिस्टम से निकाले गए हैं, जिसमें हबको का भी एक मनसूबा शामिल है। थोड़ी सी आप इस पर रोशनी डाल दें, इसका इम्पैक्ट और ओवरऑल क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। जी, ये आज हमने एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी की है। देखें, इसका एक बैकग्राउंड है। जब 2020 की नेगोशिएशन हुई, बल्कि उससे भी पहले 2018 से हम, क्योंकि पावर सेक्टर से मुंसलिक हैं 1994-95 से, तो हम ये देखते थे कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब हमने सस्ते बिजली पैदा करने वाले मंसूबे लगा लिए और कुछ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लगा लिए, तो शायद हमारे जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरिट ऑर्डर पे नहीं आएंगे। तो हमने ये उनको कहा कि इसका ऑल्टरनेट यूज़, वाटर डिसैलिनेशन, कोल कन्वर्जन कर लें, ताकि सारिफ को इसका फ़ायदा हो सके। बल्कि 2020 की जब नेगोशिएशन हुई और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट बनी, उसके अंदर भी ये हमने कहा कि आने वाले वक्तों के लिए एक अर्ली रिटायरमेंट का मॉडल बन जाएगा और उसके लिए एक फ्यूचर की पेमेंट की बात हुई। आई थिंक जैसे कि पाकिस्तान में प्लानिंग का थोड़ा फुकदान रहता है, हम वक्त गुजरने के बाद सोचते हैं और फिर जिस तरह से उन चीज़ों को करते हैं उसका नुकसान उस वक्त तक खासा हो चुका होता है। तो आज हमने मतलब बामी रजामंदी से वी सेड कि अगर ये प्लांट अगले 2.5 साल नहीं चलना तो मे बी इससे अगर कोई फ़ायदा हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े नंबर कोट करके गुमराह किया जाता है। इस सारी एक्सरसाइज का जो इम्पैक्ट है वो 50 से 60 पैसे है। तो आपके 50 रुपए के यूनिट में सिर्फ 50 से 60 पैसे का फ़र्क पड़ेगा। अभी मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को सुन रहा था, लेकिन देखें ये मंसूबे 2013 में शुरू हुए जो CPEC के हैं, जो RLNG के लगे, तो ये पावर सिस्टम डिज़ाइन में सबको पता था कि जो डिमांड है वो सेंटर ऑफ द कंट्री में है और वहाँ हमें लेके आनी है। हमने 4000 मेगावाट की HVDC लाइन लगाई, उसका 100 अरब रुपया सालाना हम देते रहे और 2020 से दे रहे हैं 4 साल से, लेकिन उस पर हम 2000 मेगावाट सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें कसूर किसी IPP का नहीं है, उसमें कसूर प्लानिंग का है, क्योंकि हमने लाहौर के पास ग्रिड स्टेशन अपग्रेडेशन नहीं की ताकि हम वो लोड ड्रॉ डाउन ना कर सकें। तो इसमें कसूर तो IPP का हो नहीं सकता, इसमें प्लानिंग का फुकदान है। अगर हमें मंसूबे 10,000 मेगावाट चाहिए थे, हमने 17,000 लगा दिए। आज हम अर्ली रिटायरमेंट कर रहे हैं, लेकिन कल की खबर थी कि 17,000 मेगावाट और सिस्टम में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे मंसूबे इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्जा लेके बनाए जाते हैं, जो कि डॉलर्स में होता है, और अगर डिवैल्यूएशन होती है तो उसका इम्पैक्ट भी एक आम सारिफ पे आता है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर मेरी ज़रूरत 100 की है तो मुझे 100 मेगावाट ही चाहिए, ना कि मैं 150 लगा दूं और बाद में ये कहूं कि जी ये बहुत ज़्यादा एक्सेस कैपेसिटी है, ये जो हमारे में पुअर इसकी सकत प्लानिंग नहीं है, है। और ख़ास तौर पर CPEC वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर वो जो तेज़ रफ्तारी थी ना, पंजाब स्पीड, उसने हमें काफ़ी डुबोया है। मैं उस ज़माने में क्रिटिसाइज़ करता था कि इस पर गौर करना चाहिए, इतने महंगे कर्जे ख़रीद के आप लगा रहे हैं, कल को पैसे कैसे देने हैं। लेकिन उस वक्त वो पंजाब स्पीड सब छाई हुई थी जी, वो बात ही नहीं थे सुनते। लेकिन अब आप इस प्रोजेक्ट का क्या करेंगे? जब पावर प्रोडक्शन बंद होनी है तो आप इसको कोई कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और यूनिट में, क्या करेंगे आप? बिजनेस मॉडल क्या होगा अब आपका? जी, मैंने जैसे कहा कि 2018 से 21 तक हम इस पे एफर्ट करते रहे, बहुत डिफरेंट चीज़ें देखते रहे, क्योंकि ये एक थर्मल प्लांट है जो कि 20 साल तक पाकिस्तान की लाइफलाइन रहा, जिसने मतलब हमने अपनी 100% कैपेसिटी सप्लाई करते थे और महीनों बंद नहीं होता था। तो अब हम इसको देख रहे हैं कि अगर इसकी कन्वर्जन करके कोई एक्सपोर्ट रिलेटेड एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री जिनको कैप्टिव में ज़रूरत होती है, क्योंकि थर कोल की भी बात करते हैं, हमारे थर कोल में भी मंसूबे हैं, हमारा इंपोर्टेड कोल का भी मंसूबा है, हमारा पाकिस्तान का पहला हाइड्रो पावर प्लांट भी हमने लगाया जो कि रोड मैप बना। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास उसके कुछ कन्वर्जन के मंसूबे हैं जो हम करके एक सस्ती बिजली बना के तो ग्रिड में या फिर कैप्टिव कोई एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो कि हैवी एनर्जी कंज्यूमिंग होती है। क्योंकि जो चीज़ जिक्र नहीं होता आज वो ये होता है कि उस प्लानिंग का क्या बनेगा जो हमने जब 2013, 14, 15 में 6% ग्रोथ सोची थी वो नहीं हुई। हमारा ख्याल था कि 100 अरब यूनिट की बजाय हम 150 अरब यूनिट बेचेंगे। आज मैं नहीं देखता कि कोई ऐसी प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, कोई ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हों, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे जो आने वाले मंसूबे हैं उसकी बिजली कहाँ खपत होगी। क्योंकि आज आप ठीक है कुछ मंसूबों को ख़त्म कर दें, कुछ मंसूबों को आप
टेक एंड पे, जो भी फॉर्मूला आप वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी दानिस्त में ये रंग नहीं लाएगा, क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग पहले हुई, हमें नहीं लगता कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी भी आपको ट्रांसमिशन लाइन की स्टोरी ये है कि 14 रुपये पे बिजली बनाने वाला यूनिट जो है वो बंद पड़ा है और 25 रुपये का यूनिट जो है वो कंज्यूमर के लिए वो बिजली बनाई जा रही है। अब हमें सुना कि जी 2 साल से 3 साल लग जाएंगे, इसका इम्पैक्ट 300 अरब रुपए का है। तो इस 1 खरब रुपए का नुकसान करेंगे हम 3 साल, क्योंकि सारिफ ने देना है, वो तो मैं नहीं हूँगा। लेकिन ये मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, 4 रुपये की बिजली बनाता है हमारा थरकोल का पावर प्लांट, 300 मेगावाट बना सकता है। सुबह 8-9 बजे उसकी एक रिपोर्ट आती है जिसमें अक्सर होता है 160 मेगावाट प्रोड्यूस किया, 200 मेगावाट प्रोड्यूस किया, उसके बदले कोई ना कोई पावर प्लांट तो चला होगा जो मेरा ख्याल है उससे बहुत महंगा होगा। तो ये हमें डिमांड प्लानिंग, डिमांड इंकरेजमेंट करनी है, उसके क्या तरीके हैं वो इंटरवेंशन करनी है हमें। आई होप कि प्लानर्स ऑफ दिस टाइम विल डू अ बेटर जॉब, बिकॉज उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े डैम बनाने हैं, जो पानी की ज़रूरत है मुल्क को उसके लिए भी करना है, तो उसकी प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। अगर हमने ना की तो फिर हम किसी और मुश्किल का शिकार होंगे कुछ सालों के बाद, फिर हम क्या करेंगे। बिल्कुल बजा कहा आपने, मैं आपसे 100% इसके ऊपर मुतफिक हूँ। कामरान कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन, करीब आ रही है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि केपी चलें और वहाँ गवर्नर साहब से पूछें कि वो जो अमन जिरगा है उसका क्या मुस्तकबिल है, क्या कोशिशें हुई, आज क्या इत्तफाक़ राय हुआ और मुस्तकबिल में क्या किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो जो आज की कॉन्फ्रेंस है, इवेंट है, अमन जिरगा है, उसके मुतल्लिक बता दें। उसमें कमाल ये था कि फैसल करीम कुंडी के साथ आज अली मीन गंडापुर भी बैठे थे और साथ में ही मोहसिन नकवी भी बैठे थे। तो आज अली मीन गंडापुर के साथ मोहब्बत पैदा हो गई या कोई दूरियां कम हुई, कोई वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुई, क्या चीज़ ऐसी थी कि तीनों एक ही सोफे के ऊपर साथ साथ हमें बैठे नजर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नदीम भाई, कल रात को लेट आवर सीएम साहब का फोन आया था और उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा, जो कि मैंने अक्सर टीवी चैनल्स पे मैंने बात की खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, जिसके ऊपर जो है हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। तो उन्होंने कल रात को कहा कि मैं तमाम पॉलिटिकल हेड्स को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको भी कर रहा हूँ कि हम 1 पॉइंट एजेंडे पे एक जिरगा करें जिसपे हम अमन के हवाले से बात करें। तो डेफिनेटली जब सूबे के अमन की बात होगी तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, हमारे इख्तलाफात हैं और शायद रहेंगे भी, लेकिन अमन के हवाले से हमें जो है वो मुत्तहिद होना पड़ेगा। तो अगर आज इस जिरगे में मैं या कोई मुख्तलिफ और पॉलिटिकल पार्टीज ना जाती तो डेफिनेटली आप लोग आज इतराज़ करते कि देखें वहाँ पर एक जिरगा था, और आज अगर यहाँ पर एएनपी, हम और शेरपाव साहब की पार्टी या मुस्लिम लीग या बाकी पार्टी, हम 4-5 इधर होती हैं और उधर होती, तो एक इत्तेफाक नहीं हो। तो लिहाजा हमने इसमें स्पीकर साहब ने भी, सूबाई असम्बली के स्पीकर ने भी एक रोल प्ले किया और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की। तो हम आज मोहसिन नकवी साहब भी इस्लामाबाद से, हम गए सीएम हाउस और हमने 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है वो बात की, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन के हवाले से थी। इस पे हमने जो है वो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इख्तियारात है बहुत ज़्यादा सूबे के पास, तो हमने सीएम साहब को इस पे इख्तियार दिया है और उसके साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, उनके एक एक नुमाइंदा हमने उनके साथ कमेटी में रखा है कि वर्किंग ग्रुप होगा जो कि अमन के हवाले से जो भी डिसीजन लेगा उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, ये एक तो वेलकम है फैसल करीम कुंडी साहब, आपका ये फ़ैसला कि सियासी जमातें अमन की खातिर इकट्ठी हों, ये हमें फ़ैसला मरकज़ में भी चाहिए और सूबों में भी चाहिए। तो मैं इस पे तो आपको शाबाशी दूंगा और यार बिल्कुल इसमें वेलकम स्टेप है। लेकिन एक बड़ा इशू जो सूबे के अमन के हवाले से है वो टेररिज्म है, और दूसरा वो जो ग्रुप पीटीएम है जिसके मतलब वफाक ने तो उसको कालअदम करार दे दिया, सूबा उसको लेकर कैसे आगे चलेगा? देखें, पॉलिटिक्स में हमेशा हम डायलॉग्स पे बिलीव करते हैं। उसके हवाले से भी डिस्कशन हुई। हमारे जो पार्लिमानी जो कमेटी हमने बनाई है वो अभी भी पार्लिमानी कमेटी उनके पास जा रही है, बातचीत कर रही है और इस हवाले से, और पहले तो फायदा खानी करेगी जो 3-4 लोग शहीद हुए उनके हवाले से बातचीत करेंगे। कल मैं और सीएम साहब खुद उस जिरगे में जाएंगे, हम उनको सीएम साहब उनको होस्ट भी करेंगे। साथ साथ हम हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम करे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक काम करे, हम उनको हमेशा वेलकम करते हैं। हम इस चीज़ को वेलकम नहीं कुंडी करेंगे साहब, जिसमें पाकिस्तान।
और अली अमीन गंडापुर पीटीएम के जिरगे में जाएंगे या सीएम हाउस के अंदर जिरगा होस्ट करेंगे? थोड़ी सी वजाहत कर दें। नहीं, हम जहाँ पे जो कल पश्तून का जिरगा हो रहा है वहां पर जाएंगे, हम उनके साथ डायलॉग भी करेंगे, हम जाएंगे। सीएम साहब भी उस उनके जिरगे को जिरगे में होस्ट शामिल हो करेंगे। रहे हैं आप, ये अच्छा, ये बड़ी डेवलपमेंट जी। है। आप अच्छा और इसमें कुछ सीएम मुसालियत पसंदी का सबूत दे रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं दोनों। सीएम साहब भी उसको होस्ट करेंगे क्योंकि चीफ जज ऑफ द प्रोविंस हैं, वो उस जज को होस्ट भी करेंगे। और हम उनसे डायलॉग्स करेंगे। देखें, ये हमारा मुल्क है, हमारे आइन के मुताबिक जो भी काम होगा इंशाल्लाह हम करेंगे। हमेशा चीज़ें डायलॉग के जरिए हल होती हैं, बातचीत के जरिए हल होती हैं। हम चाहते हैं कि हम आपस में बैठकर डायलॉग्स करें, मसाइल का हल निकालें, न कि हम किसी के एहलकार बने। यहाँ पर होते हैं, देखें, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप जलसा जुलूस करते हैं, आप जलसा कर रहे हैं, आप जिरगा कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे, ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि उस चीज़ को सबोताज करने की कोशिश करेंगे। हम कहते हैं बिल्कुल आप आएँ, आइन के दायरे में रहकर, बिल्कुल एक फोरम है पार्लियामेंट, इनको भी चाहिए, हम समझते हैं जैसे एनडीएम बनी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इनको भी चाहिए कि आए, पॉलिटिकल दायरे में आए, पार्लिमानी दायरे में आए, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में अपनी आवाज पहुंचाएं। उस आवाज के जरिए आप पार्लियामेंट में वो आवाज जो है वो उन नेताओं तक पहुंचे जहां तक आवाज आप पहुंचाना चाहते हैं। तो फोरम जो है, पॉलिटिकल फोर्सेस का फोरम, अपने हक हासिल करने का फोरम जो है, वो पार्लियामेंट है। तो हम हमेशा इस पे बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए ही चेंजेस होने चाहिए, पार्लियामेंट के जरिए सब कुछ होना चाहिए। कुंडी साहब, लेकिन अगर उनको गले लगाने की बात आई तो क्या आप खुले दिल से जाएंगे कि उनको अगर गले लगाते हैं और वो कुछ अपनी इंतहा पसंदी वाले नारे वो कुछ छोड़ देते हैं, कुछ आप उनको जो कलअदम करार दे दिया फिर आप फैसला वो वापस ले लें, तो यहाँ मुसालियत हो जाएगी? ये वाली ऑप्शन मौजूद होगी कि अगर वो गले लगने को तैयार हैं तो आप उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम में वापस लें? देखिए, हम इसीलिए जा रहे हैं कि हम गले लगाएंगे, लेकिन कुछ की बात नहीं है। देखिए, आइन में कुछ की जिक्र नहीं है, आइन को फॉलो किया जाएगा, स्टेट को फॉलो किया जाएगा। कोई स्टेट के खिलाफ नारे नहीं होंगे, कोई किसी और मुल्क का झंडा नहीं होगा, कोई भी किसी इदारे के खिलाफ नारा नहीं होगा। हाँ, फिर उसके बाद हम बिल्कुल हर किसी के साथ करेंगे। ऐसे डायलॉग्स होते रहते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं। हमारी और पीएमएलएन के माजी में कितने पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, हमने आपस में जो है बैठकर सीओडी किया। आप मुझे बताएं, महमूद खान चकजई साहब के और मौलाना साहब के कितने डिफरेंसेस थे पीटीआई के साथ। आज महमूद खान चकजई उनको लीड कर रहे हैं, आज मौलाना फजल रहमान के साथ वो डायलॉग्स कर रहे हैं, बैठे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग्स कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल डायलॉग्स में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि आइन के दायरेकार में रहकर हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। अच्छा गवर्नर साहब, एक बड़ा इशू जो इससे भी बड़ा है, वो पीटीएम से भी बड़ा है, वो है सरहद पार से दहशतगर्दी का, जिससे हमारे रोज़ाना सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, पुलिस के सिपाही भी शहीद हो रहे हैं, फ़ौज के जवान भी शहीद हो रहे हैं और अफसर भी शहीद हो रहे हैं। तो यंग कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स, उनकी रोज़ खबरें हम देखते हैं। यहाँ पर क्या फ़ैसला होगा, क्या कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, इस पर भी बात हुई है नजीब भाई। 1 पॉइंट एजेंडे पे आज सारा जो है, जो जिरगा था या इकट्ठ था, वो यही था कि सूबे में अमन, अमन के हवाले से हमने बातचीत की, और उस पर हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया। वर्किंग ग्रुप इसके ऊपर काम करेगी, और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सूबाई हुकूमत को अमन के उसके ऊपर जो है पूरी सपोर्ट करें, ताकि हम अपने सूबे के लोगों को अमन दे सकें। गवर्नर साहब, जो सफारतकारों पे हमला था और उससे पहले कुछ अरसा पहले ही चाइनीज़ इंजीनियर की एक बस को हिट किया गया था, इन दोनों हमलों के पीछे कौन था? देखिए, क्रॉस दी बॉर्डर टेररिज्म डेफिनेटली हो रहा है। आप देखिए, चीनी इंजीनियर्स के साथ हुआ, चीनी इंजीनियर्स के साथ तो आपके सबके सामने जो सी पैक जो है वो, जिसको सबोताज करने की हमारे मुल्क दुश्मन जो है मुमालिक कोशिश करते हैं। हमारे पास जो इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है टेररिज्म के लिए, इसी में देखेंगे अगर ये सुआद का जो इंसिडेंट है, मैं समझता हूँ इसमें हमारी थोड़ी सी कमजोरी थी। अगर हम जो अभी अगर हम कहें, अगर हम उसको प्रॉपरली हम सफारत खानों के विजिट को मैनेज कर लेते, या फॉरेन ऑफिस पहले से इस चीज़ को मैनेज करती, और अगर आप आपने हालात देखें कि सुबह के हालात हैं, तो उनको बाई हेली ट्रांसपोर्ट कर लेते। अगर आपने स्वाद भेजा तो भाई आप इतना बड़ा काफिला, 11 एम्बेसडर्स अपनी फैमिली समेत, मतलब है कि 11 एम्बेसडर उनकी अपने स्टाफ समेत जब जा रहे हैं, पूरे जुलूस जा रहे हैं, तो आप उनको हेलीज में भेज दें, ताकि टाइम भी बचे और सेफ्टी के जरिए सेफ तरीके से वो पहुंच जाए। किस ग्रुप ने आप अटैक उनको, किया इन सफारतकारों को? आई डोंट हैव कंफर्म इंफॉर्मेशन, लेकिन डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड, जो अक्रॉस द कंट्री, जो हमारे जो अफगानिस्तान है, जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, वो सबके सामने है। और हमने हमने बार बार कहा है कि ये सरजमीन आपकी इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान की दहशतगर्दी, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, आपकी बोर्ड इस्तेमाल हो रही है, इसको कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन वो, मैं नहीं समझ रहा कि इस बात पे कोई सुनने के लिए तैयार है कि हमारी ज़मीन जो है इस्तेमाल हो रही है, जो कि डेफिनेटली हो रही है।
फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर KP के, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।